Hello everyone. Today we are going to start Principles of Management developed by Fayol. First one is division of work. According to this principle, the whole work must be divided into small tasks or unit, and instead of assigning the whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सारा काम है उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें इंस्टीड ऑफ कि हम सारा काम एक ही पर्सन को दे दें। हम क्या करें, एक टास्क को एक ही पर्सन को दें, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जब भी एक पर्सन को कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है जब वो बार बार रिपीटेटिवली उस काम को करता है ना, और स्पेशलाइज्ड हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। Fayol said, not only the factory work but technical, managerial and skills jobs should also be divided into small segments for specialization. Fayol ने ऐसा बोला है कि सिर्फ फैक्ट्री का काम ही नहीं बल्कि टेक्निकल, मैनेजरियल या हर एक जॉब जिसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है ना, हर एक जॉब को हम लोग स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें जिससे जो भी उस काम को करेगा वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इन बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश, वन इज गिविंग कैश, वन इज मेकिंग एंट्री इन पासबुक, वन इज गिविंग लोन, वन इज डूइंग एफडी एट्सेट्रा। आप बैंक में देखते हो एक पर्सन कैश रिसीव करता है, एक कैश देने वाला होता है, एक वो होता है जो पासबुक में एंट्री करता है, एक वो होता है जो लोन देता है ना, एक वो होता है जो एफडी करता है। सो इस तरीके से काम को जब डिवाइड किया जाता है तो बैंक क्या करता है, बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। तो वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन। क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, तो पहला है स्पेशलाइजेशन। जब भी काम को हम डिवाइड करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। सेकंड, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जब भी एम्प्लॉय किसी भी जॉब का एक पार्ट परफॉर्म करते हैं तो वो उस काम को जब डेली परफॉर्म करते हैं तो वो उस काम में क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट। और उससे क्या होता है, वेस्टेज कम होता है हमारे रिसोर्सेज का। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। जब हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तब क्या होता है, लेक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में कमी होती है, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा किसी भी काम में, और काम के डुप्लीकेट या कॉपी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। दिस वॉज डिविजन ऑफ वर्क। और नेक्स्ट पॉइंट इज या नेक्स्ट प्रिंसिपल इज authority and responsibility. Authority means power to take decision. Authority का मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन लेने की पावर। Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. Responsibility का मतलब क्या है, जो भी जॉब आपको असाइन की गई है उसको टाइम पे कंप्लीट करना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमेशा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, एक पैरिटी होनी चाहिए। जब भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी ज़्यादा होगी, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे मैच नहीं कर रही होगी तो वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगी, है ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और अथॉरिटी उससे मैच नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब का वर्कर्स जॉब टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा किसी भी पावर को मिसयूज़ होने से रोकना चाहिए, है ना। एक मैनेजर जो है वो हमेशा सही, एक मैनेजर को पूरी तरीके से हक होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को पनिश कर सके अगर उसने जानबूझ के किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान हो रहा है और वो अपने सुपीरियर से आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, if a person is given responsibility to produce 100 units in 1 week time but he is not given authority to purchase the raw material. अगर किसी पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है एक हफ्ते में, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी रॉ मटेरियल परचेस करने की, तो अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा स्टोर रूम में
तो क्या वो अपने टारगेट को जो उसको मिला था 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा? यहाँ पे हम वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते टाइम पे काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, है ना। उस काम से रिलेटेड हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी थी। तो जब भी एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेस ऑफ अथॉरिटी होगा, तो जॉब कंप्लीट नहीं होगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होगा, है ना। दूसरा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाओगे टाइम पे बिना किसी डिले या देरी के। इतना क्लियर है? नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट वन इज डिले इन वर्क, काम में देरी होगी और काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि अथॉरिटी कम है, पावर कम है। सेकंड, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। कभी क्या होता है, अथॉरिटी तो हमने ज़्यादा दे दी, उससे मैच करती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो उस अथॉरिटी का मिसयूज होता है। ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से हमारे ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। सो ये तो प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का प्रिंसिपल। डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एग्रीमेंट। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, आपने अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस को साइन किया था उनको फॉलो करना। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, आप एक अच्छे सुपीरियर बन के रहें हर एक लेवल पे। तीसरा, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, हर एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना। फोर्थ, मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, हर एक लेवल पे जो आपने कमिटमेंट किए उनको पूरा करना। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, अगर कुछ गलती की है तो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए। फ्योल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। फ्योल ने ऐसा कहा है कि डिसिप्लिन हर एक लेवल पे ज़रूरी है, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो। जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं वो हमेशा आपको सिर्फ सबॉर्डिनेट पे अप्लाई नहीं करने, ये सुपीरियर लेवल पे, हर एक लेवल पे ज़रूरी है ना, जिससे कि क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो सके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, है ना। अगर कोई गलती करता है तो हम बराबरी से उससे पेनल्टी भी कानूनी रूप पे चार्ज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉइज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो एम्प्लॉइज़ है उनको अपने कमिटमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और जिससे कि वो खुद भी इफ़ेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में काम कर सके। On the other hand, superior must also meet their commitment by meeting their promise of increment, promotion, wages revision, etc. और superior को भी अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, है ना, प्रमोशंस या वेजेस रिविजन एक्सेट्रा। हाँ, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? अगर इस प्रिंसिपल को हम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते तो क्या होगा? पहला, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है बड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। दूसरा, वो एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज इस प्रिंसिपल को अगर हम अवॉइड करते हैं तो? डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन एंड केओस, शोर शराबा होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिसऑर्डर किया जाएगा। सेकंड, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा क्योंकि वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है। तीसरा, काम में डिले होगा क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। इसीलिए डिसिप्लिन का प्रिंसिपल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में पीस मेंटेन रहे और टाइम पे काम हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। अगला प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस सुपीरियर ओनली। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए और वो भी एक ही बॉस को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर मिले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि मैं किसके ऑर्डर को फॉलो करूं और किसके काम को पहले कंप्लीट करूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन,
अगर किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहा है कि आप थोड़ा स्लो प्रोडक्शन करो, जिससे कि क्या होगा, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, है ना। सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, प्रोडक्शन स्लो करो। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या चाहते हैं, क्वालिटी मेंटेन हो, इसलिए उन्होंने बोला है कि स्लो रहे। सेल्स इंचार्ज ने इंस्ट्रक्शन किया है कि प्रोडक्शन को फास्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। इस सिचुएशन में क्या होगा, एम्प्लॉय समझ ही नहीं पाएगा कि प्रोडक्शन इंचार्ज की बात सुने या वो सेल्स इंचार्ज की बात सुने, तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, नो ईगो क्लेश, ईगो क्लेश भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, काम करने में इफेक्टिवनेस भी होगी। नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को हम इग्नोर करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के माइंड में क्या होगा, एक तो कन्फ्यूजन होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट को चांस मिलेगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल सके एक्सक्यूज़ दे के, क्योंकि वो तो दोनों ही सुपीरियर को बोल सकता है कि मैं तो ए का काम कर रहा था और मैं बी का काम कर रहा था। थर्ड, ईगो क्लेशेस अमॉन्ग द डिफरेंट सुपीरियर, जब वो अलग अलग सुपीरियर्स का काम नहीं करेगा तो उनके बीच में भी आपस में ईगो क्लेश होगा। फोर्थ, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी भी होगी। ओके, सो दिस 4 प्रिंसिपल आर इनफ, इनको आप अच्छे से रीड करें, समझें और जो भी डाउट है आप लाइव क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।